फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, आर्यन फूफा जी से कहते हैं, फूफा जी, एक तरफ माँ और बुआ और दूसरी तरफ महक सब अपने बारे में सोच रहे हैं, पर कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी नई नई जॉब लगी है, इन सब बातों की वजह से मेरी नौकरी सफ़र कर रही है। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो, ये बताओ। फूफा जी, मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। मेरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ। कंपनी रहने के लिए फ्लैट दे रही है। महक को साथ लेकर जाओगे? आर्यन शेखर जी को देखने लगा। उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, पर वो समझती ही नहीं है। वो भी परंपराओं की बेड़ियों से जकड़ी हुई है। उसे इन सब बातों से मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। शेखर जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर्यन, आज महक जैसी है उसमें उसका कसूर नहीं है। अब आगे। बचपन में माँ बाप चल बसे तो माँ बाप के स्नेह से वंचित रह गई। भाई भाभी ने स्नेह नहीं दिया। फिर यहाँ आई शिवम की बहू बनकर तो विधाता ने उसे शिवम को छीन लिया। उसे खुश रहने का मौका ही कहाँ मिला है। तुमसे शादी उसने मेरे कहने पर की है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा स्नेह जब उसे मिलेगा तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इस घर में पहले शिवम उसकी केयर करता था, पर अचानक वो चल बसा। महक फिर अकेली हो गई। मैं महक को एक पिता का स्नेह दे सकता हूँ, बस पर तुम उसके पति हो। उसे इतना स्नेह दो कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आए, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करे। बचपन से वो दबाव में जीती आई है, पर मुझे यकीन है तुम उसे बदल दोगे। तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप जी? सुशीला जी आर्यन और शेखर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शेखर जी, वही कहा जो सही है। आर्यन की अम्मा, नहीं आर्यन कहीं नहीं जाएगा। अगर जाना चाहता है तो अकेला जाएगा, महक इसके साथ नहीं जाएगी। आर्यन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। महक मेरी पत्नी है और पत्नी हमेशा अपने पति के साथ रहती है ना, न कि अलग। आर्यन, तुम हमारी बनाई हर परंपरा को तोड़ रहे हो, उस लड़की के लिए जिसके कारण आज हमारा बेटा हमसे जुबान लड़ा रहा है। आर्यन की अम्मा गुस्से से बोली, अम्मा, यहाँ रहा तो आप हर रोज अपनी परंपरा के खजाने से हर रोज कोई नई परंपरा निकालेंगे। मेरी शादीशुदा जिंदगी परंपरा की चक्की में बेमतलब के बनाए रीति रिवाजों के साथ धुन की तरह पिस रही है। मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मुझे अपनी गृहस्थी बसानी है। सारी जिंदगी इन झगड़ों में उलझकर नहीं रह सकता हूँ मैं। मेरा आखिरी फैसला है, मैं महक को अपने साथ दिल्ली ले जा रहा हूँ बस। और आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि आप हमारे जाने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगे। आर्यन की अम्मा और बुआ दोनों आर्यन को आंखें बड़ी करके देखने लगी। आर्यन वहां से तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया। महक आराम कर रही थी। आर्यन ने एक सूटकेस निकाला, उसमें अपने और महक के थोड़े बहुत कपड़े रख लिए। महक की नज़र जब आर्यन पर पड़ी तो उसे देखने लगी। महक, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आर्यन, मैं नहीं, हम। महक, हम मतलब? आर्यन, हम मतलब आप मेरे साथ दिल्ली जा रही हैं। महक आर्यन की बात सुनकर एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। आपके साथ जाकर हम क्या करेंगे? आर्यन ने गहरी नज़रों से महक को देखा। अपनी जगह पर अलमारी के पास खड़ा रहा, वही जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। आर्यन महक के चेहरे के भाव देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिन्नतें करवाए बिना उठकर तैयार हो जाइए, आज शाम की गाड़ी है, पर हमारा सामान, कपड़े, उसकी चिंता मत करिए। मैं वहां जाकर आपको नए कपड़े खरीदवा दूंगा और बाकी सामान भी। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कहकर आर्यन कमरे से बाहर निकल आया और महक आर्यन को हैरानगी से जाते हुए देख रही थी। सोचा, आर्यन की जिंदगी में प्यार की बारिश की जाए अब। जब से बेचारे की शादी हुई है तब से बेचारा परेशान रह रहा है। सही कह रही हूँ ना मैं? आर्यन महक दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। आर्यन ने अपने कमरे में से अपना ट्रॉली बैग लाकर आंगन में रख दिया। महक ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक रखा था। वो थोड़ी सी डरी हुई सी लग रही थी, तो आर्यन ने महक के हाथ को अपनी हथेली में कस लिया। आर्यन शेखर जी के पास आकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा। फूफा जी, हम चलते हैं।
शेखर जी ने आर्यन के सिर पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। आर्यन, अपना और महक का ख्याल रखना। फूफा जी, आप भी अपना ख्याल रखना और अपनी दवाइयाँ भी वक्त पर लेते रहना। मैं दिल्ली जाकर आपको भी वहाँ बुला लूँगा। तुम मेरी चिंता मत करो। तुमने मुझे जहाँ से दवाई दिलवाई है, मुझे उस दवाई से फ़र्क पड़ गया है। तभी महक नम आँखों से शेखर जी के पैर छूने लगी तो शेखर जी ने महक को अपने पैर नहीं छूने दिए। उसे अपनी बेटी समझकर अपने गले से लगा लिया। महक शेखर जी के गले से लगकर रोने लगी। शेखर जी महक के सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगे। महक, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी समझता रहूँगा। तुम अब हमारी चिंता करना छोड़ दो, अपनी गृहस्थी बसाओ। आर्यन को कभी भी शिकायत का मौका मत देना बिटिया। आर्यन बहुत नेक दिल लड़का है, उसका दिल कभी भी भूल से ना दुखाना। हमें अब चलना होगा फूफा जी, ट्रेन 2 घंटे के बाद की है। रेलवे स्टेशन पहुंचने में भी वक्त लगेगा। शेखर जी, आर्यन, तुम अपना सामान लाओ घर के बाहर, मैं ऑटो वाले को बुलाकर लाता हूँ। शेखर जी महक के गाल को थपथपाकर ऑटो रिक्शा को लाने के लिए चले गए। महक, चलिए। सुनिए, अम्मा और माँ जी से तो हम मिले ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हमसे मिलने की। सुशीला जी और आर्यन की अम्मा ने महक को दूर से खड़े होकर कहा। आर्यन महक उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने लगे तो दोनों मुंह बनाकर वहां से चली गई। महक का दिल टूट कर रह गया। आर्यन महक के पास आया। चलिए। आर्यन ने महक का एक हाथ अपने हाथ में लिया और घर से बाहर निकल आया। महक बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, पर पीछे कोई खड़ा नहीं था। शेखर जी ने ऑटो वाले को बुला लिया था। शेखर जी ने आर्यन महक को अपने गले लगा लिया। जाओ, तुम दोनों दिल्ली पहुंचने की खबर दे देना। फूफा जी, आप चिंता मत करना, मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। आर्यन महक ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए और शेखर जी अपनी नम आंखों को पोंछते हुए घर न जाकर मंदिर की ओर चले गए। कुछ घंटों बाद आर्यन महक दिल्ली पहुंच गए थे। आर्यन ने अपने एक हाथ में महक का हाथ थामा और दूसरे हाथ में अपना ट्रॉली बैग पकड़कर स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन से बाहर आया तो वहां पहले से कैब खड़ी थी जिसे आर्यन ने बुलाया था। आर्यन ने गाड़ी में ही बैठे हुए कैब बुक कर ली थी। अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखकर महक को पहले गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया, फिर खुद महक के पास आकर बैठ गया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। महक पहली बार दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी। वो खिड़की से बाहर बड़ी बड़ी इमारतें देख रही थी। महक के चेहरे पर खुशी थी। कुछ देर बाद महक सो गई। आर्यन ने देखा महक सो गई है। सोते हुए उसकी गर्दन इधर उधर लुढ़क रही थी। आर्यन ने महक की गर्दन के पीछे से अपनी बाह महक के कंधे पर रखकर, महक का सिर अपने कंधे पर रखकर महक को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया। कुछ देर बाद आर्यन की कैब साउथ एक्स स्थित बहुत बड़ी इमारत के सामने जाकर रुक गई। आर्यन ने महक को उठाया तो वो आंखें मसलते हुए उठी। हम कहाँ हैं? हम हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़े हैं। अब आप गाड़ी से बाहर आइए। महक अपनी साड़ी को अपनी कमर पर से सही करके गाड़ी से बाहर निकल आई। आर्यन ने कैब वाले को पैसे दिए और उसे वहां से रवाना किया। आर्यन ने महक को चलने के लिए कहा, पर महक लड़खड़ा गई। आर्यन होले से मुस्कुरा दिया। महक आर्यन एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। वैसे गृह प्रवेश करने का ये अंदाज अच्छा लगा मुझे। आर्यन आराम से वहीं अपने सिर के नीचे अपना एक हाथ रखकर लेट गया। महक आर्यन के ऊपर गिरी हुई थी। वो आर्यन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। महक आर्यन के ऊपर से उठने लगी तो उसके खुले बाल आर्यन की पहनी हुई शर्ट के बटन से उलझ गए। महक का मन अपना सिर पीटने को कर रहा था। वो जल्दी से आर्यन से दूर होना चाहती थी, क्योंकि आज पहली बार महक आर्यन के सीने से लगी हुई थी। उसने पहली बार आर्यन को करीब से देखा था। जल्दबाजी में आर्यन की शर्ट के बटनों में से अपने उलझे हुए बालों को निकालते समय आर्यन की शर्ट के बटन टूट गए। चोर नज़रों से आर्यन के मजबूत सीने को देखकर महक के दिल ने अचानक से तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। आर्यन के चेहरे से आ रही आफ्टर सेव लोशन की गंध से महक विस्मित होती जा रही थी। आर्यन की फूली हुई मजबूत मांसपेशियां देखकर
महक जाने कैसे एहसास में डूबी कि उसने आर्यन के सीने पर अपना हाथ रख दिया। तब महक को ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार करंट लगा हो, जैसे बिजली की नंगी तारों को छूने से लगता है। महक को ऐसा महसूस होने लगा। महक का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। तो महक आर्यन के ऊपर से उठने लगी। तो आर्यन ने महक की कोरी कमर पर अपना हाथ लपेटकर महक को उठने नहीं दिया। आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है महक? आर्यन ने अपने सीने पर बिखरे हुए महक के लंबे काले रेशमी बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए पूछा। महक के दोनों हाथ आर्यन के सीने पर थे। महक को बहुत लज्जा आ रही थी जिस तरह से आर्यन उसे देख रहा था। महक फिर से आर्यन के ऊपर से उठने लगी तो आर्यन ने महक के बालों की कुछ लटों को अपनी एक मुट्ठी में भर लिया और उसके बालों के करीब जाकर अपनी आंखें बंद करके महक के बालों में से आ रही खुशबू लेने लगा। मुझसे दूर जाने की जल्दी है या वजह कुछ और है? आर्यन का हाथ महक की पतली कोरी कमर को अपने हाथ के आलिंगन में बांधते हुए कहने लगा। आर्यन का स्पर्श चुंबकीय था। महक को ये महसूस होने लगा क्योंकि महक आर्यन की शख्सियत देखकर उसकी तरफ खींची जा रही थी। दोनों इससे आगे बढ़ पाते तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।